वीडियो हमने इस बात के बारे में डिस्कस किया था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो हमें किस चीज के बारे में बताता है। उसके अंदर हमने दो चीजें डिस्कस की थी। पहली चीज हमने ये डिस्कस की थी कि किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज करने के लिए हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब कोई भी बॉडी रेस्ट में होगी तब तक वो रेस्ट में होगी जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगी। और अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही होगी विद अ यूनिफॉर्म मोशन तो तब तक यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगती। तो ये हम इसीलिए कहते हैं कि स्टेट चेंज करने के लिए हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात हमने इसके अंदर पढ़ी थी कि फर्स्ट लॉ कहता है कि जब फोर्स लगती है तो एक्सीलेशन पैदा होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। बेटा न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो फर्स्ट लॉ की कंटिन्यूटी है। जिस तरह से फर्स्ट लॉ ने कहा था कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर एक्सीलेशन पैदा होगी, तो सेकंड लॉ जो होता है वो इस चीज के बारे में कहता है कि जो वो एक्सीलेशन पैदा होती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है और उसके अंदर जो एक्सीलेशन पैदा होती है वो एक्सीलेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किन चीजों पे डिपेंड करती है, उसके बारे में हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। सेकंड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल पार्ट है, या फर्स्ट लॉ का जो मैथमेटिकल आप कह सकते हैं कि मैथमेटिकल फर्स्ट एक्सप्रेस किया गया है वो सेकंड लॉ के अंदर एक्सप्रेस किया गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेकंड लॉ होता है वो क्वांटिटेटिवली डील करता है फोर्स को और एक्सीलरेशन को। फर्स्ट लॉ डील करता है क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली का मकसद है कि फर्स्ट लॉ हमें थ्योरेटिकल डेफिनेशन देता है फोर्स की, कि फोर्स क्या होती है। उसके अंदर कोई भी फार्मूला नहीं दिया गया कि फोर्स को अगर कैलकुलेट करना है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, या एक्सीलरेशन को अगर कैलकुलेट करना है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये फर्स्ट लॉ हमें नहीं देता। इनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो है वो हम पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। तो आज डिस्कस करेंगे बेटा हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, इस चीज को आगे बढ़ाता है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स अप्लाई की जाती है, एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये इसी चीज को आगे बढ़ाता है, ठीक है। कि हमने जैसे पढ़ा है कि फर्स्ट लॉ कहता है कि जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे उसकी स्टेट चेंज होगी और उसके अंदर एक्सीलरेशन पैदा होगी। सपोज करें ये बॉडी है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाई, फोर्स की वजह से इसके अंदर एक्सीलरेशन पैदा हुई, और ये जो एक्सीलरेशन पैदा होती है इस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी वही होता है जो फोर्स का होता है। अगर फोर्स राइट की तरफ लग रही है तो एक्सीलरेशन राइट की तरफ पैदा होगी, अगर फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रही है तो एक्सीलरेशन भी लेफ्ट की तरफ लगेगी। तो यहां से आप कहोगे कि एक्सीलरेशन एंड फोर्स, एक्सीलरेशन एंड फोर्स are always
parallel to each other. ठीक है, ये इस तरह से आप कहोगे कि एक्सीलेशन एंड फोर्स जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जो डायरेक्शन फोर्स का होता है वही डायरेक्शन एक्सीलेशन का है। ऐसा नहीं हो सकता कि फोर्स और एक्सीलेशन का डायरेक्शन एक दूसरे से अलग हो, क्योंकि जो एक्सीलेशन होती है उसके पैदा होने की जो वजह होती है वो अनबैलेंस्ड फोर्स ही होती है बेटा। तो मैथमेटिकली अगर आप इसको देखोगे तो मैथमेटिकली इसको स्टे कर सकते। अगर मैथमेटिकली आप इसको देखोगे बेटा तो ये लॉ कहता है कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो ये जो इसके अंदर एक्सीलेशन पैदा होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स होगी। ठीक है, और दूसरी बात हमें ये बताता है कि ये जो एक्सीलेशन होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। ठीक है, अब इन दोनों का सब क्या होता है, देखिए बेटा सपोज करें इसका मास m1 है और इसके ऊपर फोर्स F1 लग रही है। इसके ऊपर सपोज करें ये दूसरा मास है m2 है बेटा और इसके ऊपर फोर्स F2 लग रही है। अगर दोनों मासेस इक्वल है, अगर दोनों मासेस इक्वल है तो इसका मतलब है कि अगर फोर्स F1 लेस देन F2 है देन एक्सीलेशन जो है 1 लेस देन एक्सीलेशन 2 होगी। इसके अंदर एक्सीलेशन 1 पैदा होगी और इसके अंदर एक्सीलेशन 2 पैदा होगी। तो बेटा आप कह सकते हैं कि अगर दो बॉडीज के मासेस इक्वल है और इक्वल मासेस पे दो अनइक्वल फोर्सेस लगाएंगे तो उसमें ऐसा होता है कि जो एक्सीलेशन पैदा होती है वो एक्सीलेशन उस बॉडी के अंदर ज्यादा पैदा होगी जिस बॉडी के अंदर फोर्स ज्यादा लग रही है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रहे कि ये जो फोर्स होती है ये नेट फोर्स है। ये जो हम कहते हैं बेटा ये नेट फोर्स होती है। ये तो मैंने सिंगल फोर्स का एग्जांपल लिया है कि अगर किसी भी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्सेस लगती है तो उसके अंदर हम नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो नेट फोर्स कंसीडर की जाएगी, सम ऑफ ऑल फोर्सेस कंसीडर किया जाएगा। आगे देखते हैं। अब दूसरी बात ये होती है कि ये लॉ कहता है कि एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इसका मकसद है अगर एक बॉडी के अंदर मास m1 है और उसके ऊपर भी फोर्स F1 लग रही है, इसके अंदर एक्सीलरेशन a1 पैदा होती है। और दूसरी बॉडी का मास m2 है और इसके ऊपर भी फोर्स F2 लग रही है, इसके अंदर भी जो एक्सीलरेशन 2 पैदा होती है। अब इसके अंदर अगर फोर्सेस इक्वल है, दोनों फोर्सेस इक्वल है बट m2 ग्रेटर देन m1 है तो एक्सीलरेशन 1 ग्रेटर देन एक्सीलरेशन 2 होगी। जिस बॉडी का मास बड़ा होगा उसके अंदर एक्सीलरेशन कम पैदा होगी। तो आप कहेंगे कि ये दो कंडीशंस हमें प्रोवाइड करता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर दो बॉडीज का मास इक्वल है और आपने उन दोनों बॉडीज के ऊपर दो डिफरेंट फोर्सेस लगाई है तो मास अगर इक्वल है तो उस बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन ज्यादा पैदा होगी जिसका मास कम होता है, उस बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन कम पैदा होगी जिसका मास जिसके ऊपर फोर्स ज्यादा है उसके ऊपर एक्सीलरेशन ज्यादा होगी और जिसकी फोर्स जो है वो कम है उसमें एक्सीलरेशन कम होगी। तो फर्स्ट लॉ की पहली बात कहती है कि अगर मास इक्वल है तो जिस बॉडी के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी उसके अंदर एक्सीलरेशन ज्यादा पैदा होगी। और दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर फोर्स इक्वल है फिर जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसके अंदर एक्सीलरेशन कम पैदा होगी। इन दोनों को आप इस तरह से कर सकते हैं
एक्सीलेशन जो होती है ये इक्वल टू हो जाती है फोर्स अपॉन मास। मैथमेटिकली आप कह सकते हैं कि अगर इन दोनों को आप करें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। कभी कभी ये भी लिखा जाता है कि एक्सीलेशन इज इक्वल टू के एफ अपॉन एम, और यहाँ पे के की वैल्यू 1 कर दी जाती है। दोनों तरह से आप कर सकते हैं कि इसके अंदर कांस्टेंट की वैल्यू 1 आप रख सकते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है ये हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। जब कोई भी इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल होती तो उनको इक्वल करने के लिए हमेशा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दिया जाता है। यहाँ पे इक्वेशंस पहले से ही बैलेंस्ड है, इसलिए अगर आप कांस्टेंट दोगे तो भी आपकी मर्जी है, अगर नहीं दोगे तो भी आप मर्जी है। अगर आप कांस्टेंट दोगे तो उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 आपको रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं k इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। इस तरह से आप कर सकते हैं कि एक्सीलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ गया। ठीक है, एक्सीलेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो आप कह सकते हैं कि ये एक्सीलेशन का फार्मूला आ गया। ये सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ की यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें बताती है कि एक्सीलेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास बेटा। अब इसी से आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड क्वांटिटेटिवली। बेटा इसको क्वांटिटेटिवली कहा जाता है। यूजिंग सेकंड लॉ। देखिए बेटा सेकंड लॉ से कैसे आएगी, एक्सीलेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। इसी को इस्तेमाल करेंगे तो फोर्स हो जाएगी ए में। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि सेकंड लॉ प्रोवाइड्स quantitative definition of force. Quantitative definition of force। बेटा ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है, जबकि क्वालिटेटिव डेफिनेशन कौन देता है? क्वालिटेटिव डेफिनेशन हमें देता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वो हमें क्वालिटेटिव डेफिनेशन हमें बताता है बेटा। अब देखिए बेटा इसके बाद, ठीक है, इसके बाद इस लॉ को मास को कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है बेटा। दिस लॉ can be used to calculate, ठीक है, this law can be used to calculate mass। बेटा इस मास को कहा जाता है इनर्शियल मास। ठीक है, can be used to calculate mass quantitatively। बेटा इसको भी मास को भी क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट करने के लिए आप इस लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आपको पता है बेटा A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। यहाँ से आप कर सकते हैं कि एम इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। इस तरह से आप मास को क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है इसको मैं एक बार फिर जो है वो ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन है। फर्स्ट लॉ की कंटिन्यूटी है कि फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज करने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होगी। और फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर
अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी तो उसके अंदर एक्सीलरेशन पैदा होगी। तो इसी बात की कंटिन्यूटी है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहता है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन पैदा होगी, उस एक्सीलरेशन का डायरेक्ट ताल्लुक होता है अप्लाइड फोर्स के साथ और इनवर्स रिलेशन होता है मास के साथ। सेम फोर्स डिफरेंट मासेस के अंदर डिफरेंट एक्सीलरेशन पैदा करेगी, ठीक है, या डिफरेंट फोर्सेस सेम मासेस के अंदर डिफरेंट एक्सीलरेशंस पैदा करेंगी। तो ये कहता है हमें सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ को इस्तेमाल करके आप फोर्स को क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी इस तरह से मूव करती है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन कैसे पैदा होती है बेटा, ठीक है। और सॉरी, उसके ऊपर फोर्स और मास और एक्सीलरेशन को प्रोडक्ट देके आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस लॉ को इस्तेमाल करके आप मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मास होता है, ये जो कैलकुलेट होगा, ऐसे मास को इनर्शियल मास कहा जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा आगे सेकंड लॉ की कुछ और चीजें भी है बेटा। सेकंड लॉ एंड मोमेंटम बेटा। सेकंड लॉ के बारे में मैंने आपको फर्स्ट लॉ के बारे में फर्स्ट लॉ में एक बात कही थी कि फर्स्ट लॉ कहता है कि जब फोर्स लगेगी तो एक्सीलरेशन पैदा होगी, और एक्सीलरेशन पैदा होगी मतलब वेलोसिटी चेंज होगी। मींस अनबैलेंस्ड फोर्स वेलोसिटी को चेंज करती है, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो ये चीज सेकंड लॉ हमें मैथमेटिकली प्रूव करके देता है कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर, यार मैं स्लो गला है, स्लो गला है अनिल, तो देखिए इस तरह से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ने कहा था जब फोर्स लगेगी तो एक्सीलरेशन पैदा होगी, एक्सीलरेशन पैदा होगी मींस वेलोसिटी चेंज होगी, अगर वेलोसिटी चेंज होगी मींस मोमेंटम चेंज होगा। तो मींस अनबैलेंस्ड फोर्स ही मोमेंटम को चेंज करती है, बैलेंस्ड फोर्स मोमेंटम को चेंज नहीं करती। इस बात को मैथमेटिकली प्रूव करता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर जो हम कहेंगे कि सेकंड लॉ एंड सेकंड लॉ एंड मोमेंटम। बेटा ये लीनियर मोमेंटम होता है, जो हम आम मोमेंटम पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम कहलाता है। ठीक है बेटा, हमने ये बात पढ़ी थी कि अनबैलेंस्ड फोर्स produces acceleration, therefore we can say that unbalanced force can also change momentum of body, ठीक है। मोमेंटम ऑफ बॉडी को भी ये चेंज कर सकती है। बेटा यहाँ से एक और बात भी आती है कि बैलेंस्ड फोर्स कैन नेवर चेंज मोमेंटम ऑफ बॉडी। बेटा ये मोमेंटम ऑफ बॉडी को कभी भी चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स कैन नेवर चेंज मोमेंटम ऑफ बॉडी। अब इसको क्या सेकंड लॉ से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है।
कि सेकंड लॉ की जो इक्वेशन है, क्या उसको इस्तेमाल करके हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते बेटा। तो आप देखेंगे बेटा कि F इज इक्वल टू एम ए बेटा, और यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो फोर्स है ये नेट फोर्स है या अनबैलेंस्ड फोर्स है। अगर बैलेंस्ड फोर्स होगी तो ये F0 मानी जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी है जैसे ग्राउंड के ऊपर पड़ी है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके अंदर इस फोर्स को जीरो माना जाएगा। ये वो फोर्स है जो अनबैलेंस्ड सूरत में नेट फोर्स की सूरत में हमें मिलती है बेटा। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये होगी बेटा एम, और एक्सीलरेशन होती है बेटा वी एफ माइनस वी आई अपॉन बेटा टी टू माइनस टी वन। ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, सपोज करें बेटा एक बॉडी है, वो इनिशियल वेलोसिटी से जा रही है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई बेटा, और फोर्स लगाने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी जो बन गई बेटा वो वीएफ बन गई। यहाँ पे इसका टाइम t1 है, यहाँ पे इसका टाइम t2 है। तो जो इसके अंदर एक्सीलरेशन पैदा होती है बेटा वो होती है वीएफ माइनस वी आई अपॉन t2 माइनस t1। ये एक्सीलरेशन का फार्मूला है। और फोर्स का और वेलोसिटी का डायरेक्शन आप देख सकते हैं सेम में। तो आप यहाँ पे देखेंगे बेटा कि फोर्स इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन डेल्टा टी। T2 माइनस T1 को आप क्या कर सकते हैं बेटा, डेल्टा T1 आप कर सकते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा बॉडी का फाइनल मोमेंटम। आपको पता है बेटा कि एम वी एफ मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी आई मीन्स इनिशियल मोमेंटम। जब बॉडी यहाँ पे मूव कर रही है तो इनिशियल मोमेंटम है, और जब बॉडी यहाँ पे मूव कर रही है तो फाइनल मोमेंटम है, क्योंकि मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाती है बेटा। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी। तो आप कह सकते हैं कि फोर्स इज आल्सो इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। ये आ गया फोर्स का एक और फार्मूला बेटा। तो आप ये कहेंगे कि सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये फार्मूला आ जाता है। अब ये इस फार्मूले की एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा, ये फार्मूला कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी तो मोमेंटम चेंज होगा। अगर कोई भी बॉडी है उसका मोमेंटम कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है उसकी चेंज इन मोमेंटम जीरो होगी। अगर उसकी चेंज इन मोमेंटम जीरो होगी तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर फोर्स जीरो है। तो आप कहोगे बेटा कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला कहता है कि फोर्स को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। कि इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही होगी तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, अगर फोर्स नहीं लगेगी तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। आप कर सकते हैं बेटा कि यहाँ पे कि अगर फोर्स जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो, मींस मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अगर फोर्स जीरो नहीं है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स जीरो लग रही है तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी मीन्स चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। तो आप कहेंगे कि अगर डेल्टा पी जीरो है तो मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, तो मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड बेटा इस तरह से हो जाएगा।
तो आप कह सकते हैं कि इस फार्मूले से आप इस बात को भी कह सकते हैं कि फोर्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज rate of change of momentum, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स बेटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आप फोर्स कह सकते हैं। तो आप कहोगे कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगेगी, नेट फोर्स लगेगी, तो उसके ऊपर उसका मोमेंटम चेंज होगा। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स नहीं लगेगी तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मींस मोमेंटम चेंज करने के लिए नेट फोर्स का होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बेटा इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे जो न्यूटन के लॉ के अंदर हम कहते हैं कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, तो ये जो फोर्स है ये नेट फोर्स है, और नेट फोर्स जो होती है वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स होती है बेटा, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स क्या होती है इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो हम यहाँ पे सेकंड लॉ के अंदर जो फोर्स डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इफ नेट फोर्स इज जीरो देन चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। सिंपली आप कह सकते हैं जो ऊपर मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स नहीं लगेगी तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपके पास बेटा सेकंड लॉ का ये मोमेंटम के साथ जो ताल्लुक है। अब सेकंड लॉ का इंपल्स के साथ भी ताल्लुक है बेटा। सेकंड लॉ एंड इंपल्स बेटा। अब ये इंपल्स क्या होता है बेटा, कभी कभी इसको आय भी कहा जाता है, लेकिन आय करंट की सिंबल भी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। करंट इज जो है वो आई इज आल्सो सिंबल ऑफ करंट। इंपल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो सिचुएशन देखिएगा कि ऐसा नहीं हो कि इंपल्स के लिए हो और आप करंट करके बैठे, या करंट के लिए हो आप इंपल्स समझ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फार्मूले से आ जाएगा। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V पोटेंशियल होता है, R रेजिस्टेंस होता है, तो जाहिर है वहां पे I क्या होगा, करंट ही होगा। और अगर यहाँ पे मास और एक्सीलरेशंस की बातें हो रही है और वहां पे आई लिखेंगे तो जाहिर है फोर्स और मास और एक्सीलरेशन के अंदर तो करंट तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे इंपल्स आएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आई जो होता है इंपल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और आई जो होता है वो करंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब ये क्या होता है बेटा, ये जो इंपल्स होता है ये इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में हमें बताता है कि ये जो इंपल्सिव कभी कभी फोर्स भी कही जाती है। देखिए बेटा इफेक्ट ऑफ फोर्स, किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स का क्या असर होता है उसके बारे में हमें बताता है जो है वो सेकंड लॉ। देखिए बेटा सेकंड लॉ कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम जो होती है वो हमेशा चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। पहले मैं इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करता हूँ और उसके बाद इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं बेटा। आप कह सकते हैं बेटा कि इंपल्स का मकसद क्या होता है बेटा। इंपल्स का मकसद है बेटा इफेक्ट ऑफ very large force for short interval of time,
ठीक है बेटा, कि इफेक्ट ऑफ अ वेरी लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम बेटा। आप कह सकते हैं बेटा कि बड़ी फोर्स का एक छोटे से टाइम के लिए जो असर होता है उसको आप कह सकते हैं इम्पल्स है। या आप ये भी कह सकते हैं कि आर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। जिस तरह से प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स बेटा। ठीक है, अब ये इम्पल्स होता क्या है बेटा? देखिए, इम्पल्स का फिजिकल सेंस क्या होता है इसको थोड़ा समझ ले बेटा। देखिए बेटा, अब आपके अंदर फोर्स लगाने की एक मैक्सिमम सलाहियत होती है। सपोज करें आप ज्यादा से ज्यादा 100 न्यूटन फोर्स लगा सकते हैं। अब वही 100 न्यूटन अगर आप इस तरह से दीवार को मारोगे तो आपके हाथ को इंजरी आएगी, आपका हाथ दुखेगा। उसी 100 न्यूटन से आप किसी फोम के ऊपर इस तरह से मारोगे तो आपके हाथ को कुछ नहीं होता। फोर्स तो आपकी वही है। वही 100 न्यूटन आपने एक हार्ड बॉडी दीवार के ऊपर लगाया, वही 100 न्यूटन फोर्स आपने एक सॉफ्ट बॉडी फोम के ऊपर लगाया। दोनों कंडीशन में फोर्स का आपके हाथ के ऊपर असर डिफरेंट हुआ। ये जो होता है इफेक्ट कि आपके हाथ पे जो फोर्स का असर होगा वो कम होगा या थोड़ा होगा, ये इम्पल्स होता है। कि उसी दीवार के साथ जब आपने उसको टकराया हाथ को तो आपके हाथ पे फोर्स का असर ज्यादा हुआ, दीवार के ऊपर भी ज्यादा होगा। लेकिन वही 100 न्यूटन फोर्स जब आप फोम के ऊपर लगाते हो तो उसी फोर्स का फोम के ऊपर भी असर कम होता है और उसी का आपके हाथ के ऊपर भी असर कम होता है। तो किसी भी फोर्स का किसी भी चीज के ऊपर जो असर होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इम्पल्स। इम्पल्स से हमें ये पता लगता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं उसका उसके ऊपर असर क्या होगा। ठीक है, ये इम्पल्स का सेंस है। क्रिकेट के अंदर आप देख लें कि कभी कभी प्लेयर हल्के से शॉट मारता है और वो बॉल उड़ के ग्राउंड से बाहर चली जाती है, और कभी कभी बंदा बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि वो बॉल दूर तक नहीं जा पाता। तो ये जो होता है ये इम्पल्स का इफेक्ट है। ठीक है, और इम्पल्स से हमें ये पता लगता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स का उस बॉडी के ऊपर क्या असर होगा। ठीक है, ये जो होता है ये इम्पल्स कहलाता है। अब फुटबॉल है, उसको किक मारोगे तो आपके पाँव को इंजरी नहीं आएगी, लेकिन उसी फोर्स से अगर आप किसी पत्थर को मारोगे तो आपका पाँव दुखेगा, इंजरी आ सकती है। तो ये जो चीज होती है इसको इम्पल्स कहा जाता है। अब ये क्या होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसको डिस्कस करते हैं हम अब फार्मूले के अंदर बेटा। तो आप कह सकते हैं कि बेटा इस तरह से सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको कहता है बेटा कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम बेटा। ये हमने पढ़ा है बेटा सेकंड लॉ से। अब यहां से अगर आप करें तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम बेटा। ये आपके पास इसको इस तरह से आप कर सकते हैं कि ये जो फोर्स इनटू टाइम होता है, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स कहलाता है।
फोर्स इक्वल टू इम्पल्स बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा, सेकंड लॉ आपको कहता है इम्पल्स के बारे में। क्या आप ये कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम is equal to change in momentum is equal to impulse बेटा। चेंज इन मोमेंटम जो है वो इम्पल्स के इक्वल है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपके पास इम्पल्स का फार्मूला। और इसका यूनिट जो होता है बेटा, यूनिट ऑफ इम्पल्स is same as unit of मोमेंटम। बेटा जो मोमेंटम का यूनिट होता है वही इम्पल्स का यूनिट होता है बेटा। और अब देखिए बेटा, अब एक चीज, अब मैं एक एग्जांपल करता हूं, उसके बाद इसको फिर देखता हूं बेटा। देखिए बेटा, सपोज करें कि आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाई है दीवार के ऊपर और आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाई फोम के ऊपर। तो इस फोर्स का असर जब आप दीवार के साथ इस तरह से मारते हो तो ज्यादा होता है, फोम के साथ कम होता है। ये क्यों होता है? इसलिए कि ये जो फोर्स का असर होगा ये डिपेंड करेगा टाइम फैक्टर पे। आप देखते हैं ना, इनकी प्रोडक्ट है। जब आप इस तरह से मारोगे किसी चीज को तो आपके ऊपर फोर्स का असर जो होगा वो आल्सो डिपेंड करता है टाइम पे। जब आप इस तरह से किसी हार्ड बॉडी को मारते हो तो आपका टाइम जो होता है ना वो बहुत ही कम हो। हाथ जैसे ही दीवार को लगता है बहुत ही टाइम के होता है वो रुक जाता है। तो जब आप किसी भी चीज को इस तरह से हिट करते हो, आपके हिटिंग और आपके रुकने के दरमियान जो टाइम होता है वो इस बात को डिसाइड करता है कि आपके हाथ के ऊपर उस चीज का असर कितना होगा। आप दीवार को मारते हो, हाथ आपका दीवार को टच करता है और रुकता है। टच करने और रुकने के दरमियान टाइम बहुत ही थोड़ा होता है। तो इसलिए अगर टाइम बहुत ही थोड़ा होगा तो फोर्स का असर ज्यादा होगा, इसलिए आपके हाथ को ज्यादा असर महसूस होता है फोर्स का। तो ये जो किसी भी चीज को आप फोर्स लगाते हो तो आपके उस चीज को टच करने और जिस चीज से आप फोर्स लगा रहे हैं उसके रुकने के दरमियान जो टाइम होता है वो टाइम इस बात का डिसाइड करता है कि आपके हाथ के ऊपर उस फोर्स का असर क्या हो। आप फोम के ऊपर मारते हो तो फोम के अंदर हाथ चला जाता है। आपके हाथ का फोम को टच करने और रुकने के दरमियान टाइम ज्यादा होता है, और जितना टाइम ज्यादा होगा फोर्स का असर क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट है। अगर फोर्स बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी। दोनों की प्रोडक्ट अनसर्टेनिटी के अंदर करते हैं ना, अनसर्टेनिटी के अंदर करते हैं। हाइजेनबर्ग की जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर करते हैं ना, डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच कट, ठीक है, ये पढ़ते हैं ना। उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव है। आप कितनी भी कोशिश करें आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वेव की पोजीशन नहीं होती। तो उसके अंदर गलती की गुंजाइश कितनी होती है वो हाइजेनबर्ग ने कैलकुलेट की कि उसके अंदर एक कांस्टेंट फैक्टर है कि जो आप कैलकुलेशन करोगे मोमेंटम की और पोजीशन की, उसके अंदर आपकी गलती h/2 पाई कम से कम होगी या उससे ज्यादा हो सकती है, h/2 पाई से कम नहीं होगी।
तो उसी बुनियाद पे हम कहते हैं कि अगर डेल्टा पी बढ़ेगी तो डेल्टा एक्स कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अब मैथमेटिकल में आपको रीजन देता, सपोज करें बेटा 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 बेटा, सपोज करते हैं बेटा ये फोर्स है और ये टाइम है, हमने सपोज किया बेटा इनकी ये है कांस्टेंट बेटा, अगर ये कांस्टेंट है तो अगर आप इसको बढ़ा के 4 कर दोगे तो इसको कम करके इस तरह भी करोगे, अगर ये 2 हो जाएगी तो ये 10 हो जाएगी। इसका मकसद है कि जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतना फोर्स का असर क्या होता जाएगा, उतना फोर्स का असर कम होता जाएगा। यहाँ पे अगर आप देख सकते बेटा, देखें सॉरी ये मैंने उल्टा लिखा है, ये 10 इंटू 2 बेटा इज इक्वल टू 20, फोर्स 2 है और ये टाइम 10 रखा तब इसकी प्रोडक्ट 20 है। अगर यहाँ पे फोर्स बढ़ के 4 होगी तो टाइम को कम करके 5 करोगे तो 20 हो जाएगी। तो यही सेम यहाँ पे आता है कि फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट होती है कि जब आप किसी भी बॉडी को इस तरह से मारते हो तो अगर आपके टच करने और हाथ रुकने का जो टाइम होता है ये जो होता है ये डिसाइड करता है कि फोर्स का असर कितना होगा। जब इस तरह से बेटा आप बैट बॉल को मारते हैं प्लेयर, तो बेटा प्लेयर की बैट और बॉल के दरमियान एक टाइम होता है कि अगर इस तरह से बैट बॉल को लगी और लगने के बाद बॉल और बैट वापस जुदा कितने टाइम में होते हैं। अगर बैट और बॉल जल्दी एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे तो टाइम उनका कांटेक्ट टाइम, इसको कहा जाता है टाइम ऑफ कांटेक्ट, टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होगा। टाइम ऑफ कांटेक्ट अगर कम होगा तो बैट का बॉल के ऊपर फोर्स का असर ज्यादा होगा, बॉल दूर चली जाएगी। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं, देखिए आप कमेंट्री के अंदर एक टर्म सुना होगा कि इसकी टाइमिंग खराब है, इस बैट्समैन की टाइमिंग खराब है। टाइमिंग खराब का मकसद होता है इस तरह से बैट हिट करती है तो जिस प्लेयर की बैट हिट करने के बाद उसका हाथ रुक जाता है तो बॉल जल्दी बैट से जुदा हो जाएगा, बॉल जल्दी जुदा हो जाएगा तो उस फोर्स का असर बॉल के ऊपर ज्यादा होगा और बॉल दूर जाएगी। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि बॉल को हिट करने के बाद उनकी बैट उनके साथ चली जाती है, जब बैट बॉल के साथ चली जाएगी ना तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा और उसके ऊपर फोर्स का असर कम होगा, वो बॉल जो होगी वो दूर नहीं जाएगी। तो बेटा ये इम्पल्स है। इम्पल्स से हमें पता लगता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स का असर होता है वो कितना होता है, ज्यादा होता है या कम होता है। तो ये फैक्टर कौन सा डिसाइड करता है, ये करता है टाइम का फैक्टर। इसीलिए वही फोर्स आप दीवार के ऊपर लगाते हो टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होता है और वही फोर्स जब आप फोम के ऊपर लगाते हो तो टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है। सेम फोर्स का डिफरेंट असर जो होता है वो टाइम फैक्टर की वजह से होता है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम इम्पल्स कहते हैं। और इम्पल्स किसके बराबर होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर। आप कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी का मोमेंटम अगर चेंज होगा तो उसके अंदर इम्पल्स होगा बेटा। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि इम्पल्स हर मूविंग बॉडी के अंदर होता है या नहीं होगा। बेटा देखिए इम्पल्स हर मूविंग बॉडी के अंदर नहीं होता, इम्पल्स का ताल्लुक है चेंज इन मोमेंटम के साथ, और चेंज इन मोमेंटम जो होती है वो सिर्फ एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर होती है। अगर मोमेंटम की चेंज जीरो है, आप ये कह सकते हैं कि इफ चेंज इन मोमेंटम जीरो देन इम्पल्स इज इक्वल टू जीरो, मींस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू जीरो बेटा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि इम्पल्स इज रिलेटेड, इम्पल्स इज रिलेटेड विथ एक्सीलरेटेड मोशन ओनली।
ठीक है, बॉडीज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी possess zero impulse। इनके अंदर इसको इम्पल्सिव फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि डेल्टा वी जीरो, वी कांस्टेंट, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, और सॉरी चेंज इन मोमेंटम जीरो, पी जो होगा ये कांस्टेंट होगा। बेटा ये डेल्टा पी है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि बेटा इसका ताल्लुक जो होता है, इसका ताल्लुक जो होता है बेटा सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं बेटा कि एक्सीलरेटेड मोशन के साथ होता है बेटा। ठीक है, आज टाइम हो गया है, कल इसकी कुछ और चीजें हैं कि इसके अंदर जो न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस क्या होती है, या कुछ फोर्सेस के केसेस हैं कि किस तरह से इस फोर्स को हम डील करते हैं, ये इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे।